तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसमें जो बेसिक सिम्टम्स हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या किसी विशेष आयु वर्ग में जैसे बुजुर्गों को ये ज़्यादा होता है स्ट्रोक, या हर आयु वर्ग में होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या महिला और पुरुष वर्ग में ये अलग अलग अनुपात में होता है या दोनों में समान रूप से पाया जाता है? मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। जी। अब ये इस्कीमिक स्ट्रोक हम जो है यूजुअली जो है एल्डरली एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमनली देखते हैं, अच्छा। जो हमारे बूढ़े लोग हैं, क्योंकि यही लोग होते हैं जिनको जो है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन रहती हैं। जी। लाइफस्टाइल उनका लाइफस्टाइल और ज़्यादा सेडेंटरी हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली जाती है। जी। यंग पेशेंट में यूजुअली हम हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा देखते हैं, अच्छा। क्योंकि ये जो है ना कई बार जो है ना जिसके कारण एक बीमारी होती है आर्टेरियो वीनस मालफॉर्मेशन, जी। जिसके अंदर जो है एबनॉर्मल नसों का खून की नसों का गुच्छा दिमाग में बन जाता है अच्छा। और वो फट जाता है, तो वो अच्छा। एक हेमरेजिक स्ट्रोक को जन्म देता है। अच्छा। दूसरा, और बहुत सारी जो कंजेनिटल बीमारी होती है नसों की, वो भी इस तरीके के स्ट्रोक को जन्म देती है। जी। और अगर हम बात करें कि ये कि आदमी या औरत में किसमें ज़्यादा होता है, जी। नर या मादा में, तो ये हम देखते हैं कि नर में ज़्यादा कॉमन है, अच्छा। क्योंकि वो लोग जो है ना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। जी। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म जी। उस चीज़ को और ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। जी। और भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है कि जो स्टीमिक स्ट्रोक है, जी। 15 इयर्स तक फीमेल को उस चीज़ से थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है। अच्छा। तो इसलिए हम देखते हैं कि मेल जो पेशेंट है यूजुअली दीज आर मोर कॉमन, अच्छा। बट एल्डरली पॉपुलेशन में 60 के बाद में ये इंसिडेंस लगभग बराबर होता जी। अच्छा, ये जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के लोग हैं, इनमें कैटेगरिकली क्या कुछ अलग-अलग अनुपात देखने में मिलता है है। हाँ जी, स्ट्रोक? जी। क्योंकि वही इसमें मैं वही फिर चीज़ वही आ जाती है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बहन है, जी। वो लोग यूजुअली उनका लाइफ स्टाइल ज़्यादा हेल्दी है, जी। वो लोग लाइफ स्टाइल डिजीज से कम ग्रसित हैं, और उनका खान पान और वातावरण ज़्यादा दूषित नहीं है। जी। स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म भी वहाँ पर रिलेटिवली हम कम देखते हैं। जी। तो इसलिए रूरल पॉपुलेशन में हम रिलेटिवली लेस कॉमन इसको देखते हैं। अर्बन पॉपुलेशन में हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और उसके संग एडिक्शन और लाइफ का स्ट्रेस, जी। ये सारी चीज एग्रीवेट उस चीज को और ज्यादा कर देती है। जी। यहाँ आप लगभग कितने समय से, कितने वर्षों से इस फील्ड में कार्यरत हैं? मैं इस फील्ड के अंदर जो है लास्ट 15-16 साल से जो है स्ट्रोक पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और क्योंकि मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, जी। तो मैं ज़्यादातर जो है हेमरेजिक स्ट्रोक वाले पेशेंट यूजुअली हमारे पास ज़्यादा होते हैं, जी। और जो इस्कीमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट्स होते हैं जी। उनको हमारे न्यूरोलॉजिस्ट जो हमारे कोलीग्स हैं जी। वो लोग ज़्यादा देखते हैं। क्या हेमरेज वाले जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं? हाँ, क्योंकि जो हेमरेजिक केस में जो एक चीज़ होती है, ये जो है ना दोबारा होने की संभावना इस्कीमिक स्ट्रोक से बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और इसमें यूजुअली दवाइयाँ उतनी इफेक्टिव नहीं होती, बहुत सारे केसेस के अंदर जो है हमें कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अच्छा। जैसे जैसे मैंने पहले बताया, एवीएम होती है जो मैंने नसों का गुच्छा बनाया, जी। तो उसमें कई बार हमें सर्जरी करके उस एबनॉर्मल गुच्छे को हटाना पड़ता है, जी। या न्यूरो इंटरवेंशन की जो नई टेक्निक्स आई हैं उनसे उस एबनॉर्मल गुच्छे को ब्लॉक करना पड़ता है। एक जो साधारण बोलचाल की भाषा में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो स्ट्रोक है, ये ब्लड की क्लॉटिंग है या कोई और अवस्था है जिसके कारण स्ट्रोक का जन्म होता है? जब ये क्लॉटिंग ब्लड वाली धमनियों में होती है, जी। तो आगे का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, अच्छा। तो उससे इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। जी। लेकिन जब वो नस फट जाती है जी। हाई ब्लड प्रेशर के कारण जी। या किसी भी कारणवश, तो वो ब्लड पूरे ब्रेन में फैल जाता है, तो तो वो वो हेमरेज है। हेमरेजिक जी। स्ट्रोक हो जाता है। जी। तो आप बेसिकली हेमरेज पेशेंट हेमरेजिक को। स्ट्रोक न्यूरोसर्जन जी। यूजुअली ज़्यादा देखते हैं, जी। क्योंकि उसमें सर्जरी की इंटरवेंशन की ज़्यादा संभावना होती है, जी। और उनमें जो है ना दोबारा प्रिवेंशन करने के लिए जैसे मैंने बताया सर्जरी की ज़रूरत होती है। एक और बीमारी होती है एन्यूरिज्म होती है, जिसके अच्छा। अंदर गुब्बारा बन जाता है, अच्छा। जो जो पेशेंट्स होती हैं वो गुब्बारा फट जाता है,
अच्छा। उसको हम अपनी भाषा में एन्यूरिज्म बोलते हैं। जी। तो एन्यूरिज्म फटने के बाद में आपको या तो कॉइलिंग या क्लिपिंग करके होती है। अच्छा। ये दोनों के दोनों इंटरवेंशन प्रोसीजर्स हैं, और या फिर सर्जिकल प्रोसीजर है। और अगर इनका दवाइयों से इलाज संभव है ही नहीं, जी। तो इनके लिए फिर सर्जरी या न्यूरो इंटरवेंशन वाली जो विधि है उसी से उनका इलाज करना पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे ये समझना चाहेंगे कि दवाइयाँ जो है वो पर्याप्त हैं या सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है? नहीं, सर्जरी बहुत कम केसेस में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए सही डायग्नोसिस बनना ज़रूरी है। जो हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर सर्जरी की होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। जी। इस्चीमिक स्ट्रोक जब बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े पोर्शन को इन्वॉल्व कर लेता है, तो दिमाग में सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी। और सूजन होने के कारण जो है दिमाग में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कभी-कभी हमें डीकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी, जिसके अंदर हम दिमाग का प्रेशर कम करने के लिए बोन हटा देते हैं, जी। वो वाला ऑपरेशन करना पड़ता है। तो जी। हम अगर ओवरऑल देखें तो मुश्किल से 4 या 5% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है, 95-98% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। मेडिसिन से ठीक हो जाता है। जी। अच्छा। अच्छा, इसमें कितना टाइम आप मानते हैं, कितना समय मरीज को मिल सकता है अपने आप को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए? देखिए, इसके अंदर जब भी आपको मैं लक्षणों से बताना चाहूँगा, जी। जब भी कभी चेहरे का टेढ़ापन हो, आवाज़ में कुछ भी दिक्कत है, जी। सही से बोल ना पाना या आवाज़ बंद हो जाना, जी। या हाथ पैर में लकवा मार जाना, जी। ये इस तरीके की कोई भी दिक्कत है तो तुरंत उसमें बिना देर करके हमें जो नियरेस्ट डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए। जी। अगर हमारे पास ब्रेन स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो जो भी नियरेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास एटलीस्ट जाना चाहिए, जी। जिससे कि वो उनको सही जाने के लिए सही डॉक्टर के पास भेज सके, जी। और इसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके। जी। क्योंकि आज की तारीख में स्ट्रोक में ऐसे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं कि अगर आप शुरू के 2-3 घंटे के अंदर पहुंच जाएं, जी। तो आपको पूरी तरीके से रिकवर किया जा सकता है। मतलब और क्या ये 100% रिवर्सिबल, क्यूरेबल है? अच्छा। हाँ, अगर बहुत जल्दी फेजेस में पहुंच जाए जी। तो क्यूरेबल है। अच्छा। और बाद में भी जो छोटे स्ट्रोक हैं वो काफी हद तक रिकवर कर जाते हैं टाइम के अच्छा। साथ। जी। लेकिन जो बड़े स्ट्रोक हैं जिनके अंदर काफी बड़ा ब्रेन का पोर्शन इन्वॉल्व हो गया है, जी। और या ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो गई है, जी। वो केसेस उतने रिकवर नहीं हो पाते हैं। जी। लेकिन अगर आप सही समय पे जी। उस वक्त अस्पताल में पहुंच जाएं जहाँ पे न्यूरो स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, जी। तो आपकी जान जरूर बताई जा सकती है। हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको रोग के जो विनाशकारी लक्षण है जी। वो थोड़े बहुत रह जाएं, पर अच्छा। ज्यादातर चीजें एटलीस्ट जान बचा के हम काफी चीजों को रिकवर की स्टेज में तक ला सकते हैं, जी। जिससे कि मरीज अपनी एटलीस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करे। जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन साथ साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि शहरीकरण के इस युग में भी हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में डॉक्टर तक, स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुँचने में 5-6 घंटे या उससे ज़्यादा का समय निकल चुका होता है। जी। और जब वो उस हालत में पेशेंट पहुंचता है डॉक्टर के पास, तो उसके लिए क्या उपचार उपलब्ध देखिए, है? मैंने जैसे बताया कि जितना जल्दी पहुंचो, एक एक हमारे स्ट्रोक के लिए में कहते हैं गोल्डन आवर रूल। जी। गोल्डन आवर रूल क्या है कि जो एक एक घंटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट अच्छा। है। अगर मरीज जितना जल्दी पहुंचे उतना अच्छा है। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप इस तरीके के लक्षण देखें, जी। तो हमें तुरंत जो है ना, जहाँ पे न्यूरो वाले डॉक्टर अवेलेबल है वहाँ की तरफ भागना चाहिए, जी। बजाय कि लोकल जगह पे जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ पे टाइम वेस्ट करना। जी। क्योंकि टाइम इज ब्रेन। जी। जी। जितना टाइम, जितना जल्दी, जितना समय पे आप स्पेशलिस्ट के पास पहुंचेंगे, उतना जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा, जी। और उतनी अच्छी संभावना बढ़ जाती है जी। कि आपकी रिकवरी कंप्लीट हो। फास्ट रिकवरी होगी। हाँ। जी। लेकिन जो नॉन अवेलेबिलिटी वाला जो डॉक्टरों का जी। इशू है, जी। तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में हैं, या आजकल जो है ना टेलीमेडिसिन भी कुछ अस्पतालों में दूर सुदूर में अवेलेबल है, जी। तो आप ऐसी जगह भी जा सकते हैं जो एटलीस्ट आपका जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है हाँ, एटलीस्ट वो सामयिक तौर पे। स्टार्ट कर जी। सके। सामयिक तौर पे आपका जो हाँ, जितना भी जी। जल्दी हो जाए बेसिकली स्टार्ट कराना है हमें।
अच्छा, ये बताइए कि जिन किसी सज्जनों को पहले से, जिसको आप कहते हैं पक्षाघात, हम्म, तो अ, उसकी बीमारी है, उसके शिकार वो हो चुके हैं, या जिसको कहते हैं फालिज मारना, हम्म। तो उसके शिकार वो ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसे में अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहें तो अ, उनके क्या चांसेस हैं रिकवर करने के? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, लेकिन यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी हो चुका है, जी, एस्टेब्लिश हो जी, चुका जी। है, उसके बाद में ब्रेन की रिकवरी जो है ना, यूजुअली एक लंबे टाइम के बाद, यूजुअली 6-8 महीने के बाद में बहुत कम होती है। अच्छा। तो ऐसे केस में फिर हमारे पास रिहैबिलिटेशन के तरीके, मतलब फिजियोथेरेपी जी, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, जी, जो फंक्शन जो बचे कुचे हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, जी। उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है। अच्छा। तो उसके अंदर फिर ब्रेन का जो पोर्शन एक बार डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है, जी। उसकी रिकवरी तो संभव नहीं है। अच्छा। लेकिन जो बचे कुचे भी जो भी फंक्शंस हैं, जी। उनको ऑप्टिमाइज करने वाली जो प्रक्रिया है, वही सिर्फ दी जा तो सकती है। वो मरीज जो है पार्शियली ठीक हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर जी, अगर मरीज को कुछ सुविधाओं से, आजकल रिहैबिलिटेशन में भी बहुत नई नई चीजें आ रही हैं, जी, तो मरीज को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। लाइफ में थोड़े से कुछ घर के अंदर, कुछ जी, काम की जगह पे कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे किए जा सकते हैं कि मरीज जो है अपनी एटलीस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ और मिनिमली डिपेंडेंट लाइफ जी। जी पाए। पर नॉर्मल एक्टिविटीज तो लौट कर नहीं आती ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल नॉर्मल होने की संभावना तो एक बहुत स्टेज के कम, जी, बाद जी, बहुत मुश्किल जी, है, उसके बाद नहीं आती। जी। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को क्या स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे कि वो इससे बचे रहें और इसके लक्षणों को तुरंत पहचान करके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन तक पहुंच सकें? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे कि जो हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमें हमेशा नियमित रूप से व्यायाम करना, जी, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, जी, इनको अवॉइड करना, जी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल रखना, इनके लिए जो भी जो है ना उपचार है वो रेगुलरली लेना, रेगुलर उन लोगों डॉक्टर के टच में रहना। जी, दूसरा, हार्ट की डिजीजेज और वगैरह जो भी हैं, उनका रेगुलर ट्रीटमेंट करें। जी, और हमारे लाइफस्टाइल में जो है फिजिकल एक्टिविटी को हमेशा इन्वॉल्व रखें। जी। एटलीस्ट 35 से 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन जरूर वॉक करें। अच्छा। और जो है हो सके तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें, जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें। हाँ, जो लेविश लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा बढ़ावा देता बिल्कुल, है ना उसमें। जो इस मशीनी युग में जी, सिर्फ मशीनों पर डिपेंडेंट ना रहें, जी, कुछ शरीर को हिलाते डुलाते रहें जी। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते रहे। जी, हाँ। और अपनी जो मैंने बीमारियां बताई, जी, इन बीमारियों पे स्पेशली ध्यान रखें जी। और इनको रेगुलर चेकअप कराते रहें, जिससे कि ये जो है घटे बढ़े नहीं। जाते जाते अंत में एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि एक नॉर्मल वयस्क आदमी को जो कि बीमार नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कब चेकअप करवाना चाहिए और कितने समय के अंतराल में चेकअप कराते रहना चाहिए डॉक्टर से? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आजकल जो है ना मेडिकल इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल है। जी, तो मेरा कहने का मतलब, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ब्लड प्रेशर आप घर पे रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। जी, आजकल ग्लूकोज स्टिक्स, ग्लूकोमीटर इज इजीली अवेलेबल। जी, तो ग्लूकोज आप घर में चेक कर सकते हैं जी, अगर आप चाहें। जी, लेकिन एक 50 के साल के बाद जी, एटलीस्ट 6 महीने में एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, अपना शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। जी, और इसके अलावा आपको बार बार इस बात का वो रहना चाहिए कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। जी। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है एटलीस्ट 45 मिनट इन 5 डेज इन ए वीक, वो अच्छा। मिनिमम बनी रहे। जी, अगर क्योंकि ये लोग ये सिर्फ स्ट्रोक से ही नहीं, हमें हार्ट अटैक से भी बचाते जी, हैं। बिल्कुल। तो यही सेम प्रिकॉशन एक्चुअली हार्ट अटैक जो है वो हार्ट में अफेक्ट करती है, लेकिन बीमारी वो जब ब्रेन को अफेक्ट करती है जी, तो वो स्ट्रोक हो जाती है। जी, तो ये बीमारियों के जो कारण हैं, जी, जो बचाने के तरीके हैं, वो लगभग सेम है। जी, लेकिन इसका बस फर्क ये है कि ब्रेन में रिकवरी पूरी तरीके से नहीं होती है। जी, तो हमें सही टाइम पे आना है। जी, सही, अगर हमें मुंह का टेढ़ापन, एक तरफ का कमजोरी जी, है ना, बोलने जी, में कोई तकलीफ, इस तरह की कोई भी तकलीफ है,
तुरंत हमें स्पेशलिस्ट को तुरंत दिखाना है। एक दौर था जब मिर्गी या फालिज, इसमें मरीजों को जूता सुंघाया जाना और मुंह के अंदर चम्मच डाल देना, ये सब चीज़ें थी। अब धीरे धीरे हम उन चीज़ों से निजात पा रहे हैं और धीरे धीरे साइंस की ओर, विज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में दोनों की, आप जैसे डॉक्टरों की और मरीजों की, दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि डॉक्टर समय से ट्रीटमेंट करें और उससे भी ज़रूरी ये है कि मरीज डॉक्टर के पास समय से पहुँचे, तभी उनका सटीक और सही इलाज हो पाएगा। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे आपने हमारे मरीजों के साथ बहुत सारी जानकारियाँ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।